नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज में। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि रेखा और कोण। हमने कंप्लीट करा दिया। आपको 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप रेखा और कोण से कोई भी सवाल नहीं बना पाते हैं तो आप चारों वीडियो को देखिए, आप आसानी से रेखा और कोण से संबंधित सवालों को बना पाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। इसका ये पहला क्लास है और इसमें हम बेसिक बातें बताएंगे आपको, यानी कितने प्रकार के चतुर्भुज हैं जो हमको पढ़ने हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए, समझ में आए, तो इस चैनल को अंतिम में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना है और कमेंट तो ज़रूर करना है आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास आपको पसंद आई या नहीं आई। अगर आप चतुर्भुज के सवालों को बनाने में आपको परेशानी होती है तो आज के बाद ये परेशानी होगी नहीं। आप 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखिए, 5 ही मिनट आप समय निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा क्या चतुर्भुज के सवालों को बनाना आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना करते हुए सीधा आपको ले चलते हैं चतुर्भुज पर। सबसे पहले देखिए, आपको चतुर्भुज में पढ़ना कौन कौन से चतुर्भुज के बारे में है। तो चतुर्भुज में आपको पढ़ना है चतुर्भुज ये कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि चतुर्भुज कितने प्रकार के आपको पढ़ने हैं। तो ये चतुर्भुज आपको पढ़ने हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के आपको चतुर्भुज पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? तो पहला आता है इसमें समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। दूसरे आता है आपका समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। और तीसरा आता है इसका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। इन तीनों चतुर्भुजों के बारे में आपको पढ़ना है और बिल्कुल आपको आसानी के साथ मैं तीनों को बताऊंगा और तीनों आपको समझ में भी आएंगे। आप 5 मिनट पहले वीडियो को देखिए तो सही, तभी तो आपके समझ में आएंगे। अगर आप यहीं से भाग जाएंगे, आउट हो जाएंगे, तो आपके समझ में कैसे आएंगे? उसके लिए आपको वीडियो तो देखनी पड़ेगी। तो चलिए समचतुर्भुज में कौन कौन आते हैं। समचतुर्भुज सबसे पहले आता है समचतुर्भुज। किसको कहते हैं? सम माने सभी, सम माने सभी समान भुजा। सम माने वैसे सीधा सीधा देखिए, सम माने समान, और चतुर्भुज माने 4 भुजा। जिसकी चारों भुजाएं समान हैं वह समचतुर्भुज में आता है। समानांतर चतुर्भुज क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं कम से कम 2 भुजाएं समानांतर होनी चाहिए, यानी कि समांतर होनी चाहिए, वो कहीं पर जाके मिले नहीं। इतना आपको ध्यान रखना है कि आप समांतर भुजाओं को चाहे जितना भी आगे ले जाइए वो कभी मिलती नहीं। क्लियर ना? समांतर चतुर्भुज में कम से कम 2 भुजाएं समानांतर होनी चाहिए और समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं समांतर होनी चाहिए और 2 भुजाएं असमांतर होनी चाहिए। असमांतर का मतलब है कि वह कहीं जाकर आगे जाकर कहीं पर टकरा जाए मतलब प्रतिच्छेद हो जाए, एक दूसरे को काट दें। समचतुर्भुज आपको पता चल गया। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो कौन कौन सी आते हैं इसमें, कौन कौन सी आकृति आती है? देखिए सबसे पहले ये है वर्ग। क्या वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। देखिए ए, बी, सी और डी, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो समचतुर्भुज में एक तो वर्ग आता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब अगर इस वर्ग को ये डी और बी जो बिंदु दे रखे ना, अगर इन बिंदुओं को पकड़कर खींच दें तो इस आकृति कैसी होगी? तो इसकी आकृति जरा देखिए ऐसी हो जाएगी।
आप खुद खींच के देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी अगर इन दोनों बिंदुओं को खींचकर यूं आगे ले जाएं। तो ये ए, अच्छा इसको मैं चलिए बड़े से ही लिख देता हूँ, ए बी सी और डी। लेकिन ये जो आकृति है इसका एक नाम है, अलग से नाम है, वह क्या है तो वर्ग। इसका नाम है वर्ग, लेकिन इसका नाम क्या है तो ये है चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है तो ये समचतुर्भुज है। इसका नाम है अलग से समचतुर्भुज और इसका नाम है वर्ग। लेकिन वर्ग भी समचतुर्भुज में आता है क्योंकि उसकी चारों साइड बराबर होती हैं। अब देखिए, और समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाएं इसमें समांतर होनी चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले ये लिखा मैंने वर्ग, ए बी और सी और डी। क्या इसकी दो भुजाएं समांतर हैं तो बिल्कुल इस भुजा को देख लीजिए, इस भुजा को देख लीजिए, ये दोनों आप अगर इसको आगे कहीं ले जाएं तो ये कटने वाली नहीं है। चाहे आप इसको देख लीजिए, इन दोनों खड़ी लाइनों को आगे ले जाकर ये कहीं पर कटने वाली नहीं है। तो एक तो ये समानांतर चतुर्भुज में भी आता है और समचतुर्भुज में भी आता है। अगर इसी को मैं ऐसे बना दूं, खींच के बना दूं, जैसे मैंने अभी बनाया था, ऐसे खींच के दोनों कानों को पकड़कर इसको खींच दूं, चाहे इधर से भी खींच दिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसकी दो भुजाएं समानांतर हैं। देखिए ये, या इनको देख लीजिए, दोनों भुजाओं को आगे तक ले जाइए, कहीं तक ले जाइए, ये कटने वाली नहीं है। इसका मतलब ये समानांतर चतुर्भुज में भी आता है और समचतुर्भुज में भी आता है। इसका नाम क्या है? समचतुर्भुज है, लेकिन ये समानांतर चतुर्भुज में भी आएगा। अब देखिए इसका नाम क्या है? वर्ग, और इसका नाम क्या है? अब इसका नाम, इसमें है समानांतर चतुर्भुज और इसमें क्या है तो इसमें है समचतुर्भुज। क्लियर? दोनों में काम आता है। अब देखिए ये एक क्या है तो ये एक आयत है, ए बी और सी और डी। ये क्या है? आयत। इसका नाम क्या है? अलग से आयत है। और इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री में होता है ना 90 डिग्री का, तो बिल्कुल होता है 90 डिग्री का। आप जानते होंगे, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं बताते चल रहा हूँ आपको। जितने भी बेसिक बातें हैं इसकी सबको समझते हुए चलेंगे, ताकि हमको आगे जब सवाल करेंगे तो दिक्कत नहीं आए। छोटे छोटे बेसिक सवालों को भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये आयत है, तो ये आयत समानांतर चतुर्भुज में आया है। क्या समचतुर्भुज में आ सकता है? ये आयत नहीं आ सकता। क्यों? इसकी चारों साइड बराबर है नहीं, क्योंकि ये जो डी सी भुजा है और ए बी भुजा है ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ए डी और डी सी ये भी आपस में बराबर हैं, लेकिन डी सी और ए बी जितना बड़ी नहीं है, जितना भुजा ए बी और डी सी है उतनी बड़ी भुजा बी सी की और ए डी की नहीं है। यानी जितनी लंबाई है उसकी उतनी चौड़ाई है नहीं। ठीक है, इसलिए ये आयत है और आयत आता है समांतर चतुर्भुज में। ऐसे ही अगर आयत के दोनों कानों को पकड़कर खींच दें तो इसकी आकृति कैसी होगी? तो इसकी आकृति ऐसी होगी, ऐसे होगा। ये आकृति होगी ना ऐसी, ए बी सी और डी। अब इसका नाम क्या है? अब ये 90 डिग्री का कोण नहीं है, यहाँ पर आप अगर आप लिख दें तो 90 डिग्री का कोण नहीं है। अब देखिए ये जो विकर्ण है ना, ये कहलाता है विकर्ण। क्या कहते हैं इसको? विकर्ण। ये जो टेढ़ी लाइन खींचते हैं अपन उसको विकर्ण कहते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको भी विकर्ण कहते हैं। और इसमें देखिए ये और ये भी विकर्ण है। और आयत में ये और ये भी विकर्ण है, दोनों विकर्ण। आया आपको समझ में कि समचतुर्भुज में केवल वर्ग आता है और समचतुर्भुज आता है। ये देखिए समचतुर्भुज में वर्ग और समचतुर्भुज आएगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज में वर्ग भी आता है और आयत भी आता है। और ये समचतुर्भुज है ना, ये भी समांतर चतुर्भुज में आएगा। और ये भी क्या है तो ये समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये जो समानांतर चतुर्भुज है ये वर्ग में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है समचतुर्भुज में, क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर है नहीं, इसलिए नहीं आता।
और आगे है समलंब चतुर्भुज। अब समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज को आप सीख गए ना निकालना कि कौन कौन समचतुर्भुज में आता है, कौन कौन समांतर चतुर्भुज में आता है, समानांतर चतुर्भुज में। अब बारी आती है समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसी बनती है? समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, ए बी सी और डी। ये समलंब चतुर्भुज है। आपको दिख रहा है क्या? सही, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो भुजाएं समानांतर है, ये भुजा और ये भुजा तो असमानांतर भुजाएं हैं। और ये जो भुजा है ए बी, ये डी सी भुजा के समांतर है। इसको आप कहीं तक ले जाइए, ये कहीं मिलने वाली है नहीं, लेकिन आप इन भुजाओं को जब आगे ले जाएंगे ना तो ये प्रतिच्छेद हो जाएंगी, यानी कट जाएंगी। इसका मतलब है कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। आपको इतना बात समझ में आ गया? चलिए इसमें और कुछ बातें सीखते हैं। अभी मैं इसको मिटाता हूँ। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसका आपको बेसिक ऐसे पढ़ना है ताकि आपके समझ में आ जाए और बड़े से बड़े सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो बिल्कुल हम आपको ऐसे ही बताएंगे कि आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं हो और आप सभी प्रकार के चतुर्भुजों को निकालना आसानी से सीख जाएं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ग। वर्ग कैसे होता है? तो ये भाई वर्ग ऐसे होता है, ए बी सी और डी। अगर इस वर्ग की भुजा में ए दे दूं, ए ए, ठीक है, और ये जो बीच में मैंने एक लाइन काट दी, इसको कहते हैं विकर्ण। आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्या है कि विकर्ण है। अगर आपको सवाल में विकर्ण पूछ ले और भुजा दे दे तो आप विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो मान के चलो ये विकर्ण है, मान के क्या, ये तो विकर्ण है ही। अगर विकर्ण निकालेंगे तो आप एक काम कीजिए, इस त्रिभुज को देखिए, आपको त्रिभुज दिख रहा है, ए डी सी बी त्रिभुज दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। तो आपको मैं इधर निकाल के ही इसको बता देता हूँ। ये दीजिए, ये लीजिए, ऐसे ही बना हुआ है। तो बिल्कुल इसका नाम बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको पता है कि इसमें 90 डिग्री का कोण तो है ही। इसके सामने होता है समकोण है, ये समकोण के सामने होता है कर्ण। अगर आप थीटा यहाँ पर लेते हो तो ये तो हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा? आधा। समकोण त्रिभुज है इसलिए कर्ण, लंब और आधा तो इसमें होगा। तो इसका नियम क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज का, कि कर्ण का स्क्वायर है वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा अकेले कर्ण का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला आप यहाँ पर निकालकर इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला सूत्र ज्ञात कर सकते हैं कि सूत्र विकर्ण निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं, जो किताबों में लिखा होता है। देखिए विकर्ण, ये जो विकर्ण है ना इस वर्ग का, यही आपका कर्ण भी है, क्योंकि इस त्रिभुज में लें तो ये 90 डिग्री पर है। यही मैंने आपको यहाँ पर निकाल के बताया है। अब देखिए ये जो क्या कौन सी आकृति है, तो ये वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक साइड बराबर होती है। अब देखिए जो ए है, ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार, और ये क्या है? कर्ण। ये जो लाइन है ना विकर्ण खींचा, ये आपका कर्ण का काम करेगी। यानी आपको विकर्ण इसमें पता करना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर BC, या लंब लिख सकते हो या आधार लिख सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं। आधार स्क्वायर तो आधार है इसमें a, तो a स्क्वायर प्लस लंब है इसमें a, तो फिर a स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। a यहाँ पर भुजा का काम करता है। देखिए ये BC भुजा है, AB भी भुजा है, AD भी भुजा है और DC भी भुजा है। ये भुजा है a, मैंने डिनोट कर दिए। अभी देखिए विकर्ण पर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। आपको सभी को पता है कि अब किसी संख्या से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी जो बराबर के वाली संख्या होती है, बराबर के बाद वाली, उसमें
रूट लग जाता है। अब देखिए ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो तोड़ेंगे तो ये ए बाहर आ जाएगा और रूट 2 ये अंदर रह जाएगा और एक किसमें आ जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, यानी √2 और ये क्या है भुजा, यानी √2 गुणा भुजा आप कह सकते हैं इसको। और ये क्या है तो ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, √2 भुजा। अगर आपको किसी सवाल में विकर्ण निकालने के लिए कह दे वर्ग में आयत में, तो आप निकाल सकते हो √2 भुजा। क्लियर ना। वर्ग में ये समकोण त्रिभुज है। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर विकर्ण सवाल में निकलवाए तो कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जितना हम बेसिक करेंगे उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि समझ में आता जाए और उस चीज को हम लंबे समय तक याद रख सकें। आप देखिए ये है वर्ग, ये वर्ग है ए बी सी और डी। अगर इसकी एक भुजा 8 है, 4 दे दूं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी एक भुजा 4 है तो प्रत्येक भुजा इसकी 4 होगी, 4 होगी ना। अगर मैं इसका परिमाप की बात करूं, अभी रुकिए मैं आपको सभी चीज निकालूंगा, परिमाप बताऊंगा, क्षेत्रफल भी बताऊंगा और विकर्ण भी निकालना बताऊंगा इन सभी से। परिमाप, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। जितनी भी भुजाएं उन सभी को जोड़ लीजिए, वही आपका परिमाप हो जाएगा। तो 4 4 4 4, तो 4 को कितनी बार जोड़ना है तो 4 बार जोड़ना है। तो 4 चुका कितने होते हैं 4 इंटू भुजा, इसका फॉर्मूला होता है परिमाप का। किसका, तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है तो 4 गुणा भुजा। कैसे होता है तो इसको आप ए ए ए ए ऐसे भी लिख सकते हैं, वो चारों जगह ए रखे। जैसे देखिए ए और ए, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 4, देखिए 4 बार ए जोड़ना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार जोड़ लिया। अब ए कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 गुणा ए क्या है आपका तो भुजा है, तो भुजा लिखिए। इसलिए 4 गुणा भुजा परिमाप होता है नहीं होता, तो बिल्कुल होता है, 4 गुणा भुजा होता है इसका परिमाप। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल अगर एक समकोण है, एक लाइन इसमें 90 डिग्री पर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप आधार गुणा ऊंचाई कर सकते हैं। आधार गुणा ऊंचाई कर सकते हैं। आधार क्या है इसमें तो ए है, तो ए इंटू ऊंचाई क्या है तो ऊंचाई बिल्कुल सीधी होती है ऐसे, और यही काम बीसी लाइन करेगी, क्योंकि जितना ये लाइन खींची मैंने उतनी ही लाइन ये है, उतनी लाइन ये है जो ए दे रखी है हमको। इतनी भुजा की लंबाई क्या है तो ए है ना, तो ऊंचाई ए, तो ए गुणा ये करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर ए क्या है इसमें तो भुजा, इसका मतलब है ये भुजा स्क्वायर है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भुजा स्क्वायर। अभी देखिए अगर इसमें मैं विकर्ण निकालूं यूं, चलिए मैं भुजा को हटा के अब इसको सवाल में चेंज कर देता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4 और 4, ठीक है। अब इसका परिमाप भी निकालेंगे, क्षेत्रफल भी निकालेंगे और इसका विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण कैसे निकालते हैं वो इधर देख लीजिए, मैं इधर बता देता हूं आपको। विकर्ण कैसे निकालते हैं तो √2 इंटू भुजा, ये आपको मैंने अभी बताया था निकाल के, फॉर्मूला है विकर्ण निकालने का। तो √2 इंटू भुजा क्या है इसमें तो 4, तो ये हो जाएगा 4√2 विकर्ण। क्लियर ना। अब इसकी परिमाप की बात करूं तो परिमाप कितना आएगा तो 4 गुणा भुजा होता है परिमाप। तो 4 आपको लिखना है, भुजा क्या है 4, तो 4 चुका 16, 16 इसका क्या होगा तो परिमाप। यहाँ इनको सभी को काउंट करके देखिए, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 हो गया ना इसका परिमाप। अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होता है इसका भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा तो 16, इसका क्षेत्रफल क्या है 16, और परिमाप क्या है
वो भी 16 है, क्योंकि 4 4 8 और 4 12 और 4 16 है। क्लियर ना, आपको समझ में आ गया। अभी देखिए ये एक सम चतुर्भुज भी है। क्या है? सम चतुर्भुज है। और सम चतुर्भुज निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला याद करते हो? कौन सा फॉर्मूला याद करते हो? मुझे पता है आप कौन सा फॉर्मूला याद करते हो। तो आप सम चतुर्भुज निकालने के लिए फॉर्मूला याद करते हो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला याद करते हैं सभी। सम चतुर्भुज निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद करते हैं, किताबों में भी यही है। सम चतुर्भुज 1/2 इंटू, ये D1 क्या है और D2 क्या है? ये है विकर्ण। ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। इससे भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर ये सम चतुर्भुज है तो वर्ग तो सम चतुर्भुज में भी आता है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर ये वर्ग है तो सम चतुर्भुज भी है, अगर ये सम चतुर्भुज है तो ये वर्ग भी है ना? ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये वर्ग है तो सम चतुर्भुज भी है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, चलिए बढ़ा क्या, इसको 4 ही 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी से करेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। भुजा होती है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अगर ये सम चतुर्भुज है तो इस फॉर्मूले से भी 16 ही आना चाहिए, इसका बिल्कुल 16 आएगा अगर ये सम चतुर्भुज है तो। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि वर्ग भी एक सम चतुर्भुज है, तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से भी वही आएगा जो वर्ग का क्षेत्रफल से आता है। 1/2 इंटू D1 है इसमें विकर्ण, तो D1 विकर्ण है तो विकर्ण तो इसमें निकालना पड़ेगा। और विकर्ण निकालने के लिए मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बता दिया था कि विकर्ण निकालते हैं √2 इंटू भुजा। तो √2 इंटू भुजा क्या है इसमें 4, तो ये आ गया 4√2। जब इसका ये विकर्ण 4√2 है तो ये भी 4√2 ही होगा, क्योंकि वर्ग में दोनों विकर्ण समान होते हैं। जब इनकी भुजा समान है तो विकर्ण भी तो समान होंगे। जितने विकर्ण ये आएगा उतना ही विकर्ण ये आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी के भुजा के बराबर आए। ठीक है। लेकिन ये दोनों विकर्ण हैं, ये दोनों समान आएंगे, भुजाओं के बराबर आए ऐसा नहीं है। क्लियर ना। अब देखिए D1 पहला विकर्ण निकल के आया था 4√2 और दूसरा निकल के आया था 4√2। ये भी निकल के आएगा क्योंकि सेम है। तो 1/2 इंटू 4√2 कितनी बार है? तो 2 बार है। ऊपर वर्ग लगाइए, 2 बार कोई भी संख्या होती है तो उसको 2 बार ऊपर वर्ग लिख सकते हैं। 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू, इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से ये 2 खत्म है, कितना आया? तो ये 16 आया निकल के। तो बताइए इस क्षेत्रफल से, इस फॉर्मूले से भी 16 आया था, और इस फॉर्मूले से जो सीधा फॉर्मूला किया था हमने भुजा स्क्वायर, इससे भी आपका 16 आंसर आया। इसलिए आप सम चतुर्भुज में या वर्ग हो या सम चतुर्भुज हो, आप ये फॉर्मूला निकाल कर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर ना। अभी आपकी समझ में आ गया। आइए इसमें और कुछ बातें सीखते हैं और इसका बेसिक समझते हैं और क्या फंडा है इसमें। देखिए ये वर्ग है, अगर ये जो विकर्ण मैंने खींचा और ये जो विकर्ण खींचा और जिस बिंदु पर ये मिला वो सभी कोण आपको 90 डिग्री के मिलेंगे। 90 डिग्री होता है जहां पर ये विकर्ण आपस में दोनों मिलते हैं। कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का। ये भी आपको याद रखना है ध्यान से। और ये जो विकर्ण है ये आपस में समान होते हैं दोनों विकर्ण। अगर मैं इसको कान पकड़ के ऐसे खींच दूं, ऐसे बना दूं, A, B, C और D। अब ये जो विकर्ण है ये मिलेंगे तो 90 डिग्री पर ही मिलेंगे। तो कितने पर? तो 90 डिग्री पर ही मिलेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये जो विकर्ण है ये अब इसके बराबर नहीं है। ये जो विकर्ण है, जितना लंबाई इस विकर्ण की है उतनी लंबाई इस विकर्ण की नहीं है, क्योंकि ये जो हमने कान पकड़ के खींच दिया ना, तो ये विकर्ण तो बढ़ता जाएगा और ये विकर्ण, इसको जितना खींचोगे ये उतना ही छोटा होता जाएगा। इसलिए ये विकर्ण इसमें बड़ा होता है और ये विकर्ण इसमें छोटा होता है। लेकिन हाँ,
अगर ये पूरा विकर्ण 10 का है तो 5 का इधर होगा, 5 का इधर होगा। क्लियर ना? और अगर ये विकर्ण 4 का है तो 2 का इधर होगा और 2 का इधर होगा। लेकिन होगा ये दोनों बराबर, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। लेकिन ये इसमें निश्चित नहीं है कि ये दोनों विकर्ण आपस में समान हो। हाँ, इसमें ये जरूर समान होगा, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये भी 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, अगर ये 3 है, 2 और 3 5, ये 3, देखिए अगर ये 8 का है टोटल, ये जो 8 का है ये भी 8 का है, तो ये 4 का है, ये भी 4 का है, ये 4 का और ये 4 का। यानी इसमें सभी विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण, सभी क्या कहते हैं, दोनों विकर्ण खींच सकते हैं इसमें। तो दोनों विकर्ण समान होते हैं और इसमें नहीं होते समान, क्योंकि ये लाइन आप बड़ी कर देते हो, क्योंकि इसको कान पकड़ के आपने खींच लिया तो ये लाइन तो बड़ी होगी और ये लाइन छोटी होती जाएगी। अगर इसको खींचेंगे तो ये छोटा होता जाएगा और ये बड़ी होती जाएगी। क्लियर? आपको समझ में आया कुछ? चलिए, आ गया होगा समझ में। अब आते हैं आयत पर। वर्ग को आपने काफी देर तक समझ लिया। अब देखिए आयत। आयत क्या है? तो ये जो मैंने चित्र बनाया यही तो आयत है, ए बी सी और डी। आयत की परिभाषा क्या है? आयत किसे कहते हैं? जिसमें दो भुजाएं समानांतर हों, आमने सामने की भुजा समान हों। जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो वह आयत है। और आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? और इसमें भी दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? इसमें भी समान होते हैं दोनों विकर्ण। अब देखिए, अगर आयत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल, तो आप उसी को लगा सकते हो, आधार इंटू ऊंचाई। बिल्कुल निकाल सकते हो। आधार तो ये है और ऊंचाई आपको सीधी पता करनी है, जो ये भुजा को इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर ही तो है, तो ये ऊंचाई का काम करता है आपका। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये चौड़ाई है और ये क्या है? तो लंबाई है। आधार क्या है? लंबाई, और ये जो ऊंचाई है ये क्या है? चौड़ाई। इसलिए आधार को आप कैसे कह सकते हो? लंबाई इंटू ऊंचाई को क्या कह सकते हो? चौड़ाई। इसलिए आप लिखते हो, और किताबों में भी लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आयत का परिमाप ज्ञात करना है, आयत का परिमाप तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए, आधार इस जो लंबाई है इसको मैं L से बना देता हूं, इसको B से बना देता हूं। ये L है, ये B है, ये बेस है यानी चौड़ाई है और ये लंबाई है। अगर आयत का आपको परिमाप ज्ञात करना है, किसी भी आकृति का आपको परिमाप ज्ञात करना है, तो सभी जो भुजा है उसकी लंबाई का योग टोटल करके आपको परिमाप लिख देना है। जैसे 2 बार B है यहाँ पर, या 2 बार L है, तो 2 बार L लिखिए प्लस, और 2 बार B लिखिए, 2 बार B, 2 इसमें कॉमन लीजिए, यानी L प्लस B कोष्टक बंद। बस हो गया। आयत का परिमाप है 2 इंटू लंबाई प्लस B मतलब चौड़ाई। L को कहेंगे आप लंबाई और B को कहेंगे चौड़ाई, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का क्या है? तो आयत का है ये परिमाप। और आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई। आ गया आपके समझ में आयत? चलिए, अच्छी बात है, आपके समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और शेयर भी करते रहना वीडियो को। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज वर्ग के बारे में बात कर ली हमने, आयत के बारे में भी बात कर ली, अब सम चतुर्भुज भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज इसका बेसिक है, इसलिए सभी चीजों की बेसिक जानना बहुत जरूरी है। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? तो समलंब चतुर्भुज होता है ऐसे, ए बी सी और डी। आप इसमें नोट बनाकर भी लिख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं,
और दो भुजाएं असमानांतर होती हैं, असमानांतर होती हैं, असमान होती हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, असमानांतर होती हैं। यानी इन दोनों भुजाओं को जब आप कहीं तक बढ़ाएंगे ना तो ये कहीं पर मिलने वाली नहीं है, और इन दोनों भुजाओं को आप बढ़ा देंगे तो ये आगे जाकर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो जाएंगी, कट जाएंगी आपस में। तो अगर इस समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप जैसे आधार गुणा ऊंचाई कर रहे थे ना, उसी प्रकार कर सकते हैं। कैसे? तो ये तो इसका आधार है और ऊंचाई क्या है इसकी, तो ये ऊंचाई आपको दिख रही है, दिख रही है, लेकिन ये ऊंचाई नहीं है इसकी, ये ऊंचाई नहीं है, आपको दिख रही है। जैसे हम और चित्रों में भी करते थे ना, जैसे वर्ग में किया था, आयत में भी किया था, लेकिन ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। वर्ग में क्या होता है कि ये सीधा होता है 90 डिग्री पर, आयत में क्या होता है, तो आयत में भी ये सीधा होता है, तो ये 90 डिग्री पर है, लेकिन ये 90 डिग्री पर आपको दिख रहा है क्या सीधा? नहीं, ये तो टेढ़ा दिख रहा है आपको, टेढ़ा। तो इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आप ऐसे निकालेंगे, इसका ऐसे निकलती है ये ऊंचाई। क्लियर ना? दिख रहा है आपको साफ? तो ऐसे निकलेगी ये ऊंचाई। अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आधार इंटू ऊंचाई करके निकालिए। पहले इसका ऊंचाई पता होना चाहिए आपको, ये तो नहीं होना, ये तो तिर्यक ऊंचाई है, इससे नहीं निकलेगा। ये ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, ये आपको निकालनी पड़ेगी, और फिर आप आधार गुणा ऊंचाई करके इसको निकाल सकते हो आसानी के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई, 32 मिनट की लगभग। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आज की बेसिक आपको अच्छी लगी है, कोऑर्डिनेटर समझ में आया है थोड़ा बहुत, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चैनल पर जोड़िए, ताकि ज्योमेट्री को आसानी से सीख पाएँ और उसके सवालों को सॉल्व कर पाएँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।